अरे इसका फॉन्ट बड़ा करो। शांत हो जाइए आप सब। बातचीत बंद कर दीजिए। क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन है बातचीत। बातचीत करिएगा तो क्लास में सारी बात याद नहीं होगा। और स्थिति यह है कि क्लास में सारी बात याद होना जरूरी नहीं, अनिवार्य है। न तो फिर आप रेस में पीछे है। चलिए, बहुत लोग का प्रश्न, करेंट अफेयर कब होगा? करेंट अफेयर एकदम करेंट में जाके होगा। मतलब परीक्षा से कुछ समय पहले होगा। करंट को अभी से पढ़ेंगे तो इतना करंट हो जाएगा कि आपको करंट लग जाएगा। समझे ना? तो करंट का क्वेश्चन करना है। 500-700 क्वेश्चन कर लेंगे करंट का लास्ट में, और उसी में से 5-7 को बन जाएगा। 10 को पूछेगा, 5-7 को बन जाएगा। करंट में कोई 100 में 100 नहीं बना पाता। जो मास्टर पढ़ाता है वो भी नहीं बना पाता, क्योंकि करंट का पूछेगा तब ना। अब आप जाइएगा करंट पढ़ के 2025 का, आप पूछ दिया इतिहास 2024 का, जो बीत गया साल, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बाकी तो आप जानबे करते हैं कि जो रटेगा उसको नौकरी होगा। समझ के तो पूरा मार्केट बैठल है। तो इसीलिए जो रटेगा अंततः उसी को नौकरी। और रटेगा, सवाल है कितना रटेगा। तो जितना करवा रहे हैं उतना रटना जरूरी है। बहुत कोचिंग वाला सब कैप्सूल लेके घूम रहा है, ठीक है ना। बायोलॉजी में 300 क्वेश्चन, फिजिक्स में 150 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 400 क्वेश्चन, कि इसी में से आ जाएगा। तो बिल्कुल हो सकता है उसी में से आ जाए, लेकिन कहीं उसी में से ना आए तो बात समझे कि नहीं समझे? और हम जो आप करवा रहे हैं ये पूरा सिलेबस है, इससे बाहर हेबे नहीं करेगा। आएगा तो कोई बनेबे नहीं करेगा। तो हमारा फोकस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पर नहीं और कभी नहीं रहता है। हमारा फोकस कंप्लीट पर है, पूरे सिलेबस पर है। और जब मेरिट इतना आगे जा रहा हो, 80, 85, 92 जा रहा हो, तो अब आपके पास कोई चारा नहीं है कि किसी को छोड़ दे। आपको हर चीज पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो और आपको बता दे कि इकोनॉमी में हम 3 चैप्टर करवा चुके हैं, और आशा करते हैं कि तीनों चैप्टर इकोनॉमी के क्वेश्चन याद हो गया होगा। और फिजिक्स में भी 1 चैप्टर करवा दिए हैं। आशा करते हैं कि फिजिक्स का भी 1 चैप्टर आप याद कर लिए होंगे। तो आइए अब हम मोशन के चैप्टर को कल से डिस्कस करना शुरू किए थे, और शानदार 9 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके थे। तो आइए 10वें से शुरू करते कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई बताता है। बिल्कुल। अप्रत्यक्ष मतलब कोई भी मार्ग की लंबाई क्या बताता है? दूरियन बताता है। कल ही डिस्कस किए थे कि जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है तो वो कुछ ना कुछ रास्ते की लंबाई तय करती है, और रास्ते की उस लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। पहला कथन बिल्कुल क्या है? सही है। गतिशील वस्तु का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बताता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कल ही इस बात की डिस्कस किए थे कि दूरी अलग भौतिक राशि है, विस्थापन अलग भौतिक राशि है, लेकिन दोनों में काफी समानताएं हैं। तो रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और गति के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी रेखा अर्थात सीधी रेखा के मार्ग को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी सदिश राशि है जबकि विस्थापन अदिश राशि। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। अब आप ध्यान दीजिएगा।
कि हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं कि भौतिक राशि क्या है, जिक्र कर चुके हैं जी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसको तो हम जान चुके हैं कि फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, भौतिक राशि। या भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए जिन राशि की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, या जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को हम कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। फिजिक्स में उपयोग में आ रहे सभी राशि क्या है, भौतिक राशि है। बल एक भौतिक राशि है, दाब एक भौतिक राशि है, ऊष्मा एक भौतिक राशि है, तापमान एक भौतिक राशि है। क्यों? तो ये फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए ये भौतिक राशि है। और जितने भी भौतिक राशि होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा स्केलर, ठीक है, स्केलर भौतिक राशि यानी कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या, अदिश। तो भौतिक राशि कितने प्रकार के, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश दो प्रकार के हैं भौतिक राशि। ऐसी भौतिक राशि केवल जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। बल एक सदिश राशि, क्योंकि बल में परिमाण भी होता है कि बल कितना न्यूटन का है, और बल में दिशा भी होता है। बल लगा तो आपको दो बातों को जानना पड़ेगा कि कितना बल लगा, किधर बल लगा। जब तक आप परिमाण और दिशा दोनों को क्लियर नहीं कर लीजिएगा, बल का वास्तविक परिदृश्य आपको समझ में नहीं आएगा। बल लगा, कितना बल लगा मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं, कहां पर बल लगा मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं, दिशा। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश भौतिक राशि। और जिसमें केवल परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, अदिश भौतिक राशि। जैसे तापमान क्या है, अदिश भौतिक राशि, उसमें केवल परिमाण है। तापमान को समझने के लिए, तापमान की सारी व्याख्या करने के लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है कि किस दिशा में तापमान है। तो बात समझ गए ना, हमें परिभाषा पर गौर करना होगा। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, तो दूरी अदिश है जबकि विस्थापन सदिश है। दूरी अदिश है जबकि विस्थापन सदिश है। विस्थापन से दिशा का भी ज्ञान होता है, या विस्थापन में दिशा भी होता है, क्योंकि विस्थापन हम निकालते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को तय करके, और प्रारंभिक अंतिम बिंदु तय होगा तो दिशा का ज्ञान होगा कि नहीं होगा। तो तीसरा कथन क्या है, तो गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी, अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक चली गई दूरी, यहां पर कोमा होना चाहिए, चली गई दूरी अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई बताता है। बिल्कुल सही है। गतिशील वस्तु का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन, दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन, तो सही कौन है, एक और तो क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संबंध व्यवहारिक नहीं है, और यहां तीन संबंध है जिसमें एक संबंध व्यवहारिक नहीं है, उसी का पता लगाना। और सारे संबंध जो है, सारे संबंध जो है दूरी और विस्थापन के संदर्भ में है। सारे संबंध जो है वो दूरी और विस्थापन के संदर्भ में है। तो आइए पहले हम दूरी और विस्थापन के सारे संबंधों को जान ले। सबसे पहले दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, समझ गए जी। मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं,
और संपूर्ण मार्ग के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को। देखिए दोस्तों, जब वस्तु सीधे मार्ग पर चलता, वस्तु का चलने का जो मार्ग है, पथ है, वो एकदम क्या है, सीधा है। तो ऐसी स्थिति में जितना दूरी होगा उतना ही क्या होगा, विस्थापन होगा। क्योंकि सीधे मार्ग पर चला तो रास्ते की लंबाई यही है, दूरी यही है। और सीधे मार्ग की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी भी दूरी के बराबर ही होता है। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकते हैं, लेकिन केवल एक दशा में ही हो सकते हैं, जब मार्ग क्या हो। अगर मार्ग सीधा नहीं है तो फिर दूरी कभी भी विस्थापन के बराबर नहीं होगा। गतिशील वस्तु का दूरी और विस्थापन बराबर है। तो इससे एक ही बात निकलकर सामने आती है कि मार्ग क्या है, मार्ग क्या है। क्या किसी अन्य तरह के मार्ग पर भी दूरी विस्थापन के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। एक संबंध ये है। दूसरा कि अगर मार्ग वक्र है, मार्ग क्या है, वक्र है, तो निश्चित ही दूरी बराबर होगा और विस्थापन छोटा होगा। दूरी बराबर होगा, विस्थापन छोटा होगा। हाँ, दूरी बराबर होगा, विस्थापन छोटा होगा। अगर मार्ग वक्र है, वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, वक्र है, वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो निश्चित ही दूरी विस्थापन के क्या होगा, बड़ा होगा। दूरी विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, इस बात को समझ रहे ना। ये है आपका प्रारंभिक बिंदु और ये है, और इनके बीच छोटी दूरी देखिएगा तो सीधे सीधी आएगा, जो इस कुल दूरी से हमेशा छोटा होगा। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है जब मार्ग, दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है जब मार्ग वक्र हो। जब मार्ग क्या हो, वक्र हो। तीसरा कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु जहां से गति प्रारंभ किया वहीं पर आकर अपना गति क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। वहीं पर आकर अपना गति क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसकी कुल लंबाई क्या है, दूरी है, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है, जीरो है। तो विस्थापन जीरो हो सकते हैं लेकिन दूरी कभी जीरो। तो जब गतिशील वस्तु जहां से यात्रा प्रारंभ करे वहीं पर पहुंच जाए तो विस्थापन जीरो। इसको कभी कभी घुमाकर पूछता है कि एक बस सुबह 4 बजे बेगूसराय से खुली, ध्यान दीजिएगा, एक बस सुबह 4 बजे बेगूसराय से खुली और शाम 7 बजे अगर उसका विस्थापन शून्य है तो फिर वो शाम 7 बजे बस कहां पर है, बेगूसराय में है। क्योंकि विस्थापन जीरो का मतलब बता रहा है जहां से खुली वहीं पहुंच गई है। क्योंकि विस्थापन शून्य और किसी दशा में नहीं हो सकता गतिशील वस्तु का। बात समझ गए। और आपको हम बताए थे कि मोशन जो है बहुत जटिल तंत्र है। मोशन इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अतः मोशन को विस्तार से समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री की भी सहायता ली जाती है। और जब हम मोशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता लेकर समझते हैं ना, तो हमारा विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्तों। अब इसको हम बहुत डिटेल में जाकर नहीं समझा सकते हैं क्योंकि उतना समझने की हमें अभी जरूरत है नहीं दोस्तों। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता, लेकिन तब जब दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है जब मार्ग, दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है जब मार्ग वक्र हो। विस्थापन शून्य हो सकता लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन शून्य हो सकता, दूरी शून्य
विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, विस्थापन ऋणात्मक तब होता है जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता लेकर मोशन के जटिल तंत्रों की समझने की प्रयास की जाती। उसके बाद आपको याद रखना है, कभी भी दूरी से बड़ा विस्थापन संभव ही नहीं है। कभी भी दूरी से बड़ा विस्थापन संभव ही नहीं है। अब आप कहिएगा कि इस स्थिति में जब विस्थापन ऋणात्मक होगा, दूरी तो कुछ ना कुछ होगा, तब तो दूरी बड़ा हो जाएगा। तो ये विशेष परिस्थिति है, इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये याद रखना है कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अब बताइए कौन सा संबंध व्यवहारिक नहीं है? कौन? बिल्कुल, कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है। दूरी बड़ा हो सकता है, दूरी विस्थापन के बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता दोस्तों। क्लियर? 12 नंबर बनेगा जी। गतिशील वस्तु की दूरी उसके विस्थापन के तो निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष सही है? मार्ग सरल रेखीय, और अगर दूरी ज्यादा है विस्थापन कम तो मार्ग वक्र है। मार्ग वक्र है दोस्तों। और वृत्तीय मार्ग कैसा मार्ग है? हाँ, वृत्तीय मार्ग भी कोई सीधा मार्ग नहीं है। वृत्तीय मार्ग भी वास्तव में वक्र मार्ग ही कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे? जो सीधा है वो सीधा है, जो सीधा नहीं है वो वक्र ही है, चाहे वो वृत्तीय हो या कोई और आकृति हो दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट, सीधे, ध्यान रखिएगा, सीधे सरल रेखीय मार्ग पर 2 सेकंड तक 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील वस्तु की दूरी विस्थापन का अनुपात क्या होगा? और अभी तुरंत आप समझे है कि जब कोई वस्तु सीधे सरल रेखीय मार्ग पर गतिशील होगा तो जितना दूरी उतना ही, जितना दूरी उतना ही, और जितना दूरी उतना ही विस्थापन है, तो अनुपात 1:1 होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अगर यहां पर वक्र मार्ग रहता तो हमें दूरी विस्थापन निकालना पड़ता, लेकिन यह निकालने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्ग हमारा सरल रेखा है, सीधी रेखा है। सीधी रेखा सरल रेखा, बात एक ही हुआ। एक सरल रेखा एक स्ट्रेट लाइन है, और एक सीधी सरल रेखा पर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके विस्थापन के बराबर होते हैं। जब दूरी और विस्थापन दोनों का परिमाण बराबर होगा तो उसका अनुपात क्या होगा? उसका अनुपात क्या होगा? समझे सवाल? सवाल इज इजी बट लॉजिकल, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि परीक्षा में अचानक ये सवाल आता, तब तो आप इसको सॉल्व करने में लग जाते। सॉल्व अगर किसी से नहीं होता तो आप फिर कहते कि न्यूमेरिकल पूछ दिया था। नहीं जी, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये लॉजिकल है, नॉट न्यूमेरिकल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए भी थोड़ा सोचो। अब क्या सोचे, पर सोच सोच के तो पढ़ा रहे हैं। अब बताइए, बहुत लोग का क्वेश्चन है कि पीडीएफ पीडीएफ, अरे पीडीएफ बनेगा, जितना बन गया उतना तो दे ही दिए, और दशहरा बीतने तक सारा पीडीएफ डाल देंगे। आइए 14 नंबर बनाते हैं। एक वस्तु एम से एन तक 8 मीटर दूरी चलती है। वेरी गुड दोस्तों। एम से एन तक कितनों मीटर? फिर अब यहां पर एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, कि सीधी है कि टेढ़ा है, ये कहां दिया हुआ? अच्छा, अरे हल्ला मत करिए। तो एम से एन तक कितना मीटर? फिर एम एन से समकोण पर, समकोण 90 डिग्री नहीं जी, एकदम 90 डिग्री कर दे, ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है? ये एन है। और समकोण पर, समकोण का मतलब होता है
90 डिग्री। समकोण पर 6 मीटर दूरी चलता कितना? 6 मीटर। तो इसका परिणामी विस्थापन क्या होगा? देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु यह है और अंतिम बिंदु यह है। तो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को कहते हैं। यही ना होगा विस्थापन जी। तो किसी भी गतिशील वस्तु का विस्थापन गति के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को कहते हैं। और m और इस बिंदु की सबसे छोटी दूरी यही होगा और यही दूरी क्या होगा? अब इसका मान निकाल दीजिए कितना। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया जी। पाइथागोरस प्रमेय परे हो गए जी। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, तो हो जाएगा 64, 36 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर। क्लियर हुआ? तो m से n 8 मीटर दूरी चलती है और फिर mn से 6 मीटर समकोण पर चलती है। तो परिणामी विस्थापन कितना होगा? अब परिणामी दूरी पूछता तो 8 6 14 ना 14 मीटर हो जाता। क्लियर? दूरी कितना, विस्थापन कितना। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि दूरी और विस्थापन के मध्य अंतर कितना का होगा, कितना का होगा। क्लियर बात समझ में आएगी? आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि? अब दोस्तों आपको हम बता रहे हैं सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। जो भी +2 साइंस से किए होंगे उन्हें याद होगा। वो क्लास 11th में सदिश का एक चैप्टर ही पढ़े होंगे। तो सदिश और अदिश का जो कॉन्सेप्ट है ना, परिभाषा तो बहुत आसान है, आप समझ भी गए, याद भी हो गया कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा वो सदिश होगा, जिसमें केवल परिमाण होगा वो अदिश होगा। लेकिन जब इसके संपूर्ण कॉन्सेप्ट पर हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि सदिश और अदिश का जितने भी कॉन्सेप्ट की चर्चा क्लास 11th में की गई है वो कभी कहीं पूछता नहीं आपको जनरल कंपटीशन के एग्जाम में। इसीलिए सदिश और अदिश का पूरे डिटेल से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एग्जाम में कहिएगा वहां से कुछ आता है, कुछ नहीं आता। बस आपको हर चैप्टर फिजिक्स में भौतिक राशि को समझना है और वो सदिश अदिश है ये समझना है दोस्तों। कारण निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? वेग क्या है? सदिश राशि। और वेग सदिश राशि यानी चाल, द्रव्यमान और दूरी कैसी राशि? अदिश राशि। अब इसको रट लेना है, सीधे रट लेना है। वेग यानी वेलोसिटी क्या है? सदिश राशि। चाल अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सभी सभी वेग, विस्थापन, त्वरण सब के सब क्या है? अभी वेग त्वरण के बारे में और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे के प्रश्नों में, आप टेंशन नहीं लीजिए। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है। तय की गई दूरी समय के समानुपाती है। तय की गई दूरी समय के क्या है? समानुपाती, यानी समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रहा। और ऐसा तब होगा जब वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी
तब ही संभव है कि समय दूरी के क्या हो, समय दूरी का समानुपाती है, मतलब समय जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से दूरी भी बढ़ रहा है, या समय जिस रफ्तार से घट रहा है उसी रफ्तार से दूरी भी घट रहा है। तो इसी संबंध को कहते हैं क्या, समानुपाती संबंध, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो समय दूरी के समानुपाती है, ये तब ही संभव है जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। और समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय होगी तो हम कहेंगे कि चाल क्या है, एक समान है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी समय के समानुपाती है तो मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो वस्तु का चाल जो है वो क्या बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है, यानी वस्तु एक समान चाल से चल रही है। वेग शून्य होने का सवाल ही नहीं है। त्वरण अचर है। त्वरण का मतलब ये होता है कि हर सेकेंड वस्तु का वेग बढ़ जाएगा, यानी हर समय अंतराल में दूरी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है तो चाल क्या होगा, एक समान होगा। वेग एक समान नहीं होगा, क्योंकि वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। और सवाल में जिक्र किसका की गई है, दूरी का। तो गलती से भी डी ऑप्शन में नहीं मारना है। डी तब मारते जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन समय के समानुपाती होता, तब वस्तु का वेग। किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन समय के समानुपाती है तो वेग, और दूरी समय के समानुपाती है तो चाल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब आपको रट लेना है कि दूरी समय के समानुपाती है तो वस्तु का चाल, और विस्थापन समय के समानुपाती है तो वेग। वेग एक समान, कोई दिक्कत। तो इसमें दो प्रश्न क्लियर हुआ है आपका। अगर दूरी समय के समानुपाती है तो गतिशील वस्तु का चाल क्या है, अगर विस्थापन समय के समानुपाती है तो गतिशील वस्तु का वेग क्या है। क्लियर। गतिशील वस्तु के वेग एवं चाल का परिमाण किस स्थिति में बराबर होंगे, किस स्थिति में बराबर। अब ध्यान दीजिए, चाल, गतिशील वस्तु का चाल बराबर दूरी बटे समय, गतिशील वस्तु का वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हाँ जी। अब कह किस स्थिति में चाल वेग के बराबर होंगे, तो चाल वेग के बराबर होंगे जब दूरी किसके बराबर हो। ठीक है, समान समय में तय की गई दूरी किसके बराबर हो। हाँ, समय भी एक ही रहनी चाहिए। बात समझ रहे ना। अगर कोई वस्तु समान समय में जितनी दूरी तय करे उतना ही क्या हो, तब उसका चाल और वेग क्या होगा। और कोई दूसरा तो शर्त इसमें है नहीं। वेग और चाल तबे बराबर होगा जब समान समय में वस्तु की दूरी विस्थापन के, और दूरी विस्थापन के तबे बराबर होगा जब मार्ग क्या हो, सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो। जब मार्ग क्या हो, क्या होगा, समझे। किसी गतिशील वस्तु का चाल वेग के बराबर तब होगा जब गतिशील वस्तु समान समय में दूरी और विस्थापन बराबर करे, और समान समय में दूरी विस्थापन के बराबर हो। इसका कोई दूसरा शर्त नहीं है, एकमात्र शर्त है कि मार्ग क्या हो। अगर मार्ग सीधा है तो जितना समय में दूरी होगा उतना ही समय में दूरी के बराबर, और ऐसा हुआ तो चाल के बराबर। क्लियर, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना।
याद होते जा रहा है ना? इतना क्वेश्चन है ना, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है कि ये पूछ, ऐसा पूछ देगा तब क्या करेंगे? अरे इससे बाहर पूछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा वैसा हर तरह के क्वेश्चन का समावेश है। कौन सी भौतिक राशि द्वारा गतिशील वस्तु का चाल और गति की दिशा दोनों की जानकारी मिलती है? ये किससे मिलती है? वेग। वेग से मिलती है। क्यों मिलती है? तो वेग सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो वेग एक ऐसी भौतिक राशि है जिससे गतिशील वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों की जानकारी मिलती है, क्योंकि वेग बराबर होता है दोस्तों क्या? विस्थापन बटे समय। और विस्थापन जब भी हम जानेंगे तो निश्चित तौर पर किसको जानेंगे? और विस्थापन जब भी जानेंगे निश्चित ही हम दूरी जान जाएंगे, और दूरी जान जाएंगे तो चाल जान जाएंगे। तो भौतिक राशि जो गतिशील वस्तु के चाल और गति की दिशा दोनों की जानकारी दे, वो कौन भौतिक राशि है? वेग। अब देखिए, चाल से केवल चाल की जानकारी मिलेगी, गति की दिशा की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि चाल कैसी भौतिक राशि है? आदिश। तो चाल से हमें गति की दिशा का ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वेग ही वो एकमात्र भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु के चाल और गति के दिशा दोनों का ज्ञान देता है हमें। क्या और कोई? विस्थापन से हमें चाल का पता चलेगा? नहीं। विस्थापन से केवल, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटे, अब विस्थापन अगर जानना है तो उससे पहले आपको दूरी की जानकारी मिल गई है, क्योंकि आरंभिक और अंतिम स्थिति को जानने के लिए दूरी जानना है कि नहीं है? तो दोनों वस्तु का चाल और गति की दिशा केवल वेग में शामिल है, विस्थापन में केवल गतिशील वस्तु की दिशा शामिल है। नेक्स्ट, विस्थापन में समय का उल्लेख नहीं होता है। निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, दूरी का भी मात्रक क्या है? मीटर। विस्थापन का मात्रक, चाल का मात्रक, वेग का मात्रक। अब मीटर है तो इसका बीमा क्या होगा? इसका भी बीमा एल, इसका बीमा एल टी माइनस 1, और इसका भी बीमा एल टी माइनस 1। m0 ये के कहां से आ गया? अब देखिए, दूरी का होगा m0 एल टी 0, ठीक है। और वही बीमा किसका होगा? विस्थापन का, ठीक है। और एम एल टी माइनस 1 नहीं होगा, m0 होगा। क्या होगा? एम द्रव्यमान का बीमा है, एम। और द्रव्यमान यहां पर शायद एल ही आता, यहां पर के को क्या बना लीजिए? एल। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो के को क्या बना लीजिए? एल। एल बना लीजिएगा ना तो ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, लेकिन गलत कौन हो जाएगा? सी। चाल। चाल का बीमा होगा एल टी माइनस 1, यानी m0 होगा। किसी का पावर 0 होता तो वो 1 हो जाता, और 1 का कोई गुणनफल में वैल्यू नहीं चेंज होता। तो चाल का सही बीमा होगा m0 एल टी माइनस 1, जबकि यहां पर दिया है m एल टी माइनस 1। तो सुमेलित कौन नहीं है? सी सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है। यहां पर दोस्तों थोड़ा के को क्या बना लेना है? एल बना लेना। ओके, क्लियर। सबसे पहले जानिए दूरी कैसी भौतिक राशि, मात्रक क्या है?
और इसका बीमा हो जाएगा m0l0। क्लियर। उसके बाद विस्थापन कैसी भौतिक राशि, सदिश। विस्थापन कैसी भौतिक राशि, मात्रक, और बीमा दूरी के बराबर। जीरो वाला को नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत, इसको केवल एल भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है चाल। चाल कैसी भौतिक राशि, आदिश। चाल कैसी भौतिक राशि, मात्रक, तो m0l(t-1), बीमा को बिग ब्रैकेट में रखा जाता है। उसके बाद है वेग। वेग कैसी भौतिक राशि, सदिश, मात्रक, मीटर पर सेकेंड, बीमा m0l(t-1). तो चारों भौतिक राशि आपके सामने में। दूरी अदिश भौतिक राशि है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, तो बीमा एल होगा। विस्थापन सदिश भौतिक राशि है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर है और इसका भी बीमा एल। चाल अदिश राशि है, जिसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है और बीमा l(t-1) है। वेग सदिश भौतिक राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है और बीमा l(t-1) है। लिख रहे हैं, याद करते हैं कि लिख तो आप बहुत दिन से रहे हैं, क्या लिखने से ज्यादा फोकस याद करने पर देना। आगे बढ़े। एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। अब एक समान त्वरित गति का क्या मतलब, मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका वेग पहला सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। एक वस्तु है, गतिशील वस्तु है, जिसका वेग पहला सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड 6 मीटर पर सेकंड है, चौथा सेकंड 8 मीटर पर सेकंड है, पांचवा सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु गतिशील है और पहला सेकंड में उसका चाल अथवा वेग 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड 6 मीटर पर सेकंड, चौथा सेकंड 8 मीटर पर सेकंड, पांचवा सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। तो ये डाटा देखकर आप कहिएगा कि इस वस्तु की गति हर सेकंड बढ़ रहा है, हर सेकंड बढ़ रहा है कि नहीं है। अगर ये डाटा है तो इस डाटा को देखकर, इस आंकड़ों को देखकर आप ये बताइएगा कि इस गतिशील वस्तु का वेग हर सेकंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक समान रूप से या असमान रूप से। तो एक समान रूप से बढ़ रहा, हर सेकंड वेग में कितना का इजाफा हो रहा है, हर सेकंड वेग में कितना का इजाफा हो रहा है, हर सेकंड वेग में कितना का इजाफा हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का। तो जब गतिशील वस्तु का वेग हर सेकंड बढ़ता जाए तो उसे क्या कहते हैं, या हर सेकंड घटता जाए तो भी उसे क्या कहते हैं, त्वरित गति, एक्सीलरेट मोशन। जब गतिशील वस्तु का वेग प्रति सेकंड बढ़ता जाए या प्रति सेकंड घटता जाए तो हम कहते हैं कि वस्तु का वेग त्वरित है, वस्तु एक्सीलरेट मोशन कर रही है। और जब एक समान रूप से बढ़ रही है तो त्वरित गति भी क्या होगा, और एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग बराबर होता है u+v/2, यानी u यहां पर क्या है, प्रारंभिक वेग है दोस्तों, और भी क्या है, अंतिम वेग है, भी क्या है, अंतिम वेग है। उदाहरण के लिए यही आंकड़े में अगर आपको कहेगा
औसत वेग क्या है, इसी आंकड़े को देखकर आपको औसत वेग निकालना है। तो प्रारंभिक वेग कितना है, अंतिम वेग कितना है, समय कितना है, कितना है, 4 है ना जी। समय 4 सेकेंड है, पहला सेकेंड से दूसरा सेकेंड कितना सेकेंड, तो यहां से यहां आए तो 1 सेकेंड में हुआ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो 4 सेकेंड है, यानी कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग बराबर u प्लस भी बाय 2 होता है, u प्लस भी बाय, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग u प्लस भी बाय, जहां u क्या है, v क्या है। क्लियर, बात समझ गए। अब इसको याद रखना है। एक समान त्वरण, देखिए त्वरित गति 2 प्रकार की हो सकती है, एक्सीलरेट मोशन 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा हो, या संभव है कि प्रति सेकेंड वेग क्या हो रहा हो, घट रहा हो। अगर ये दोनों स्थिति है तो हम कहेंगे कि वस्तु की गति क्या है, त्वरित। तो त्वरित गति का मतलब प्रति का मतलब होता है एक। अगर किसी गतिशील वस्तु का प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा हो या प्रति सेकेंड वेग घट रहा हो तो हम कहते हैं कि गति कैसी है। तो त्वरित गति की कितने शर्तें, त्वरित गति की कितनी शर्तें हो सकती है, 2, या तो प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा हो या प्रति सेकेंड वेग, अगर प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा तो हम कहेंगे कि वेग में क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन। अगर प्रति सेकेंड वेग घट रहा हो तो हम कहेंगे इसमें क्या है, मंदन है, रिटार्डेशन है दोस्त। तो त्वरण का मतलब है प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा है, मंदन का मतलब प्रति सेकेंड वेग समान। एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ, अब त्वरण एक समान हो कि असमान हो, अगर त्वरण है तो प्रति सेकेंड वेग, और अगर मंदन है तो प्रति सेकेंड वेग। तो त्वरण है तो वेग, अब मंदन है तो वेग, समझ गए। त्वरण है तो हर सेकेंड वेग क्या होगा, अब मंदन है तो हर सेकेंड वेग। अगर वेग एक समान है तब वो त्वरित गति नहीं है। क्लियर, समझ गए ना। तो त्वरण देखिए यहां पर क्या कर रहा है, समान त्वरण। तो त्वरण कोई भी हो, समान हो या असमान हो, हर स्थिति में वेग क्या होगा, बढ़ेगा। हर स्थिति में वेग क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण का मतलब है कि प्रति सेकेंड वेग, और मंदन का मतलब है कि प्रति सेकेंड वेग घट रहा है। एनी प्रॉब्लम, बताइएगा। हाँ, मंदन को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। इसमें तो और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरी नहीं है। राजेश कुमार, सुजीत कुमार, अश्विन कुमार सिंह, क्लास 9 बजे तक चलेगा। और क्लास तो अब जब तक मेरिट लिस्ट न बन जाए तब तक चलते रहेगा। क्या, हाँ, रोशन सर अब एक्टिवेट हो गए हैं। हाँ, इससे पहले बीपीएससी बीपीएससी बीपीएससी, ठीक है। अब कल से वो फुल ऑन मोड में है, तो पढ़ने के लिए तैयार रहिए। और पढ़ाई को लेकर बहुत लोग चिंतित रहते कि इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ क्या होगा। तो ये सब सोचिए मत, जितना सोचिएगा टेंशन होगा। ये बात तो क्लियर है कि 1800 आदमी का होगा, है कि नहीं, क्लियर है। कतबो बिहार पढ़ के घर घर में टैलेंटेड हो जाएगा, फिर भी अंततः कितना दरोगा बनेगा। तो ये एक सच्चाई है।
एक सच्चाई है, हम आपको अभी कहिए कि डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, ये सच्चाई है जो हम आपको बता रहे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मेरा होगा कि नहीं होगा, सिर्फ एक ही सच्चाई हम बता रहे, जो रटा है और जिससे कुछ छूट गया वो नहीं बना। और ये छूट जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ाई के दौरान अक्सर ऐसे होते रहते। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेके तैयारी नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो बिटूझा बन जाना है, ठीक है ना। 24 नंबर, 24 नंबर। किसी वस्तु का वेग समय के क्या है? हाँ, वेग समय के समानुपाती है। जब दूरी समय के समानुपाती था तो हम क्या बोले थे? जब विस्थापन समय के समानुपाती होगा तो हम कहेंगे एक समान। तो ये तो उत्तर नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि ये उत्तर दे चुके हैं। और ये उत्तर तब दिए थे जब दूरी समय के समानुपाती। समझे कि नहीं समझे? तो अगर दूरी समय के समानुपाती है तो चाल एक समान, विस्थापन समय के समानुपाती है तो वेग। तो यहां कह रहा है कि वेग समय के समानुपाती है, तो समानुपाती कैसा भी संबंध, किसी भी दो राशि के बीच संबंध क्या हो, तो कुछ भी असमान नहीं होने वाला है, कुछ जो भी होगा वो क्या होगा, एक समान, क्योंकि समानुपातिक संबंध। उत्तर या तो बी होगा या डी होगा। तो उत्तर बी नहीं होगा, क्योंकि बी तब होगा जब दूरी क्या हो। तो निश्चित तौर पर उत्तर क्या होगा? ये था ऑप्शन के आधार पर उत्तर निकालना, ठीक है। आप नहीं जान रहे हैं तो ऑप्शन को अगर क्लियरिफाई करिएगा तो भी उत्तर निकल कर आएगा, क्या? डी, ठीक है। अब कैसे निकल कर आएगा, तो हम आपको पहला क्या बताएं कि अगर भौतिक राशि के बीच का संबंध क्या हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर भौतिक राशि के बीच का संबंध क्या हो तो कोई भी संबंध असमान नहीं होगा, जो भी होगा वो एक समान होगा। अब एक समान वाला ऑप्शन में दो ही है, चाल या, हम जानते हैं कि एक समान चाल तब होता है जब दूरी समय के, तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा। अब देखिए कि वेग समय के क्या है, यानी जिस रफ्तार से, जिस तरह समय बढ़ रहा है उसी तरह वेग बढ़ रहा है। और ऐसा है तो मतलब उसमें क्या है, समानुपाती संबंध है, तो कैसा त्वरण, क्लियर। एक कह कि इंग्लिश में पढ़ाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, इंग्लिश हमको नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें, ठीक है। किसी तरह काम चलाइए। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक समान त्वरित गति के लिए उपयुक्त नहीं है? एक समान त्वरित गति के लिए तीन गति समीकरण है जिसको याद रखना। v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस बराबर यूटी प्लस, ये तीन फार्मूला है जो उस वस्तु के लिए सही है जिसका त्वरण क्या है, एक समान है। मार्ग क्या है, नहीं। मार्ग क्या है, मार्ग क्या है दोस्तों, सीधा। उसी वस्तु पर यह लागू होता, अन्य किसी वस्तु पर लागू नहीं होता है। अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से सीधे मार्गों पर चल रही है तो उसके तीन महत्वपूर्ण गति समीकरण है। v बराबर u प्लस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, एस बराबर यू टी प्लस। अब v और u के बारे में तो बता ही दिए थे, v क्या है, अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी। u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। एस बराबर क्या है,
विस्थापन, और चूंकि मार्ग सीधा है तो विस्थापन दूरी के क्या होगा, ए क्या है, त्वरण, ए क्या है, त्वरण, टी क्या है, समय। भी बराबर अंतिम वेग u बराबर एस बराबर विस्थापन या दूरी। ये इसलिए लिखे हैं कि ये समीकरण उसी पर लागू होता है जब वस्तु किस मार्ग पर गति करे, सीधी मार्ग पर गति करे। तो सीधी मार्ग पर गति करेगा तो विस्थापन दूरी के जितना विस्थापन उतना ही दूरी। ए क्या है, टी क्या है, भी क्या है, यू क्या है, एस क्या है। तो एक समान त्वरित गति के लिए तीन गति समीकरण है, भी बराबर यू प्लस ए टी भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस एस बराबर यू टी प्लस। अब कह रहा है कि कौन सा संबंध सही, तो संबंध किस पर दिया है, इस पर, ठीक है ना। तो कौन सा के लिए उपयुक्त नहीं है, यहां पर हो जाएगा ए टी बराबर भी माइनस यू, है ना जी। तो भी बराबर यू प्लस, ये तो सही है, सही है ना। अगर ये समीकरण है तो ए टी बराबर भी माइनस यू उठाकर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ए टी प्लस यू बराबर, तो ये तो सही है ना, ये सही है कि ना, ये सही, इसको जांचिए। तो ए टी बराबर हो जाएगा भी माइनस यू, फिर यू इस साइड आएगा तो भी यू प्लस ए टी बराबर, तो ये सही है कि ना, तो ये भी क्या है, सही है। भी माइनस यू बराबर, भी प्लस यू बराबर, यहां देखिए बराबर होगा, यहां पर बराबर करिए तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहां पर बराबर कीजिए, कर दिए। तो अब देखिए इसी समीकरण में u इस साइड आएगा तो माइनस होगा ना, तो v माइनस यू बराबर क्या होगा। तो इसका मतलब ये संबंध गलत है, v प्लस यू बराबर 80, v प्लस यू बराबर 80 नहीं होगा, समझिए। यहां पर दोस्तों बराबर करिए तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या ये सही है, सही है दोस्तों, तो गलत कौन है, डी। सुजीत कुमार पूछ रहे ऑप्शन राइट है ना, बिल्कुल ऑप्शन राइट है। यहां पर जो है ना बराबर होगा, वो थोड़ा मिस्टेक कर रहा, तो यहां पर बराबर का सिंबल छूट गया है, तो सब यहां पर बराबर का सिंबल दिए। अब सब जांच लिए, जांच लिए जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि इसी पर फिर से डिस्कस करें, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों एक बार थोड़ा सा जो तो यहां पर मिस्टेक क्या है, तो यहां पर मिस्टेक ये है कि v माइनस यू बराबर 80 होगा, यह बराबर छूट गया है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही, लेकिन डी क्या है, गलत है। डी क्या है, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट 26 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह एच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो वापस भी कितना दूरी तय करेगा, ऐसे दूरी तय करेगा। तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा,
कुल दूरी कितना हो जाएगा, h प्लस h यानी कितना। ध्यान दीजिए, जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक जाता, किस ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक जाता। अब दोस्तों अगर h ऊंचाई तक जाता है और बाद में वापस आ जाता है तो वापस आते समय भी कितनी दूरी तय करेगी, h दूरी। तो टोटल कितनी दूरी तय हुई, तो तय की गई दूरी तथा विस्थापन, यहां पर विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, जब वस्तु जहां से गति प्रारंभ करे वापस वहीं पर आ जाए तो तय की गई विस्थापन 0। तो तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, तो दूरी कितना है, अब विस्थापन कितना है, इसका अनुपात 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 से भागा देते हैं तो इन्फिनिटिव प्राप्त होता है, इन्फिनिटिव। ध्यान दिए, तो दोस्तों 2h/0 इजकल टू इन्फिनिटिव होगा, क्या होगा, 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो उत्तर इन्फिनिटिव आता है, उत्तर इन्फिनिटिव अनंत आता है, इसका उत्तर क्या होगा, सी। उज्जवल कुमार कह रहे हैं कि 25 नंबर फिर से समझाइए। हाँ नहीं, फिर से समझाने में कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कल बहुत मेहनत किए थे, आगे पीछा, अब भूल चूक से कोई मार देगा क्या, तो ये क्या होगा, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे तो इस गति को या कंपन गति का, जितने भी दोलन गति है वो सब के सब आवर्त गति के भी उदाहरण है। इसका उत्तर ए भी हो सकता है, लेकिन ए से बेहतर उत्तर कौन है, बी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। बात समझे कि नहीं समझे, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करे तो उस गति को दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण झूले की गति, उदाहरण पेंडुलम की गति, उदाहरण पेंडुलम की गति, उदाहरण सिलाई मशीन की, सिलाई मशीन की सुई की गति जब चल रहा हो, सुई की गति कैसी गति है, दोलन या कंपन गति है। पदार्थ जिस परमाणु से बने हैं, अणु और परमाणु की गति दोलन या कंपन गति। देखिए जितने भी पदार्थ हैं ना सब एटॉम से बने हैं, और एटॉम अपने स्थान पर स्थिर नहीं होते, वो अनवरत गतिशील रहते हैं। और कौन गति करते हैं, दोलन और कंपन पर्यायवाची है, पर्यायवाची। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि दोलन या कंपन गति निश्चित ही क्या है, आवर्त गति है। सभी दोलन या कंपन गति आवर्त गति भी है। तब कहिएगा तब तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ए से बेहतर उत्तर क्या होगा, बी होगा। और हमें 4 विकल्प में सही उत्तर नहीं चुनना, सबसे जो सही है उसको चुनना। ये बात बोर्ड के क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पर लिखे होते हैं दोस्तों, क्लियर। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट बताइएगा, ये सवाल आपके ये क्लास 11th क्लास के एनसीईआरटी का प्रश्न है। क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य और तय की गई दूरी शून्य न हो, बिल्कुल ये संभव है। और ये केवल तब संभव है जब वस्तु जहां से गति प्रारंभ करे वहीं पर आ जाए। जब गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो तब तय किया गया विस्थापन शून्य होता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो ये संभव है। अब कोई कहेगा
कि कुछ परिस्थितियों में संभव है, ये भी सही हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसका सही, सबसे सही क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, आप ध्यान दीजिए, इसका उत्तर सी नहीं होगा, इसका उत्तर ए होगा। जब दो आंसर सही लग रहा हो तो सबसे ज्यादा जो सही है वही उत्तर होगा, और सबसे ज्यादा जो सही होता है वो पहले याद आता है। नेक्स्ट, वाहनों की चाल मापने हेतु स्पीडोमीटर, दूरी मापने हेतु ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या मापी जाती है? स्पीडोमीटर से। और ये भी याद रखना है कि गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर चाल को किलोमीटर पर आवर में मापता है और दूरी को किलोमीटर में मापता, और किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर ऐसा ही मात्रक नहीं है। गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर चाल को किस यूनिट में मापता है? जबकि चाल का एसआई मात्रक क्या है? चाल का एसआई मात्रक क्या है? लेकिन गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर चाल को किस में मापता है? किस में मापता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो ये भी याद रखना है कि ओडोमीटर या स्पीडोमीटर एसआई यूनिट का इस्तेमाल नहीं करता है। एसआई यूनिट का इस्तेमाल, अब बैरोमीटर अल्टीमीटर से मुलाकात होगी आपकी, क्या होगा जी? क्लियर ना? ओडोमीटर और स्पीडोमीटर समझ गए? समझ गए जी? हाँ। त्वरण का विमीय सूत्र क्या? त्वरण का, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर का बीमो, पर सेकेंड का बीमो, या m0 माइनस बीमो कैसे निकाला जाता? चैप्टर 1 में ही जिक्र किए थे, m0 माइनस। चलिए, सुजीत कुमार का सही उत्तर है, शोभा कुमारी सही उत्तर, कविता सैनी सही उत्तर। 32 नंबर बनेगा जी? बनाइए बनाइए। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसका दूरी समय ग्राफ, देखिए जब भी, आपको कल भी बताए कि मोशन वाला चैप्टर में एक समान होने की बात करें ना तो उसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो ही नहीं सकता। ग्राफ हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। ग्राफ हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। ग्राफ से और भी रिलेटेड क्वेश्चन है, हम देखेंगे उसको, लेकिन आप समझ जाइए कि मोशन वाले चैप्टर में अगर संबंध यूनिफॉर्म का है, एक समान का है, समानुपातिक वाला है, तो उसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो ही नहीं सकता। वो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। अब सीधा कई तरह से बन सकता है, सीधा कई तरह से बन सकता है, या हो सकता है कि सीधा बने 45 डिग्री कोण बनाकर, सीधा बने इस तरह से, लेकिन वो सीधे रहेगा। कैसा सीधा रहेगा वो हम आगे के ग्राफ के प्रश्नों में क्लियर करेंगे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान मंदन को दर्शाता? मंदन का मतलब क्या होता है? प्रति सेकेंड वेग का घटते जाना क्या कहलाता? मंदन कहलाता, रिटार्डेशन कहलाता। तो एक समान वेग, एक समान मंदन का मतलब है कि प्रति सेकेंड एक समान रूप से वेग क्या होगा? घटते जाएगा। हालांकि वेग की चर्चा नहीं की गई है सवाल में, हर जगह किसकी चर्चा की गई? तो इसी पर उत्तर देना है। अब देखिए, समय के साथ चाल क्या हो रहा है?
तो यहां पर क्या मौजूद है? त्वरण। एक ग्राफ ए में क्या दिखा रहा है? क्योंकि समय भी बढ़ रहा है, चाल भी सीधा है, तो मतलब ये किसको दिखा रहा है? एक समान त्वरण को दिखा रहा है। यहां पर चाल नहीं होगा, यहां पर वेग होनी चाहिए थी, मिस्टेक से चाल आ गया है। अब यहां पर देखिए कि समय बढ़ रहा लेकिन चाल कांस्टेंट है, तो ये दिखा रहा है क्या? एक समान चाल को दिखा रहा। और एक समान चाल का मतलब त्वरण क्या है? जीरो। त्वरण का मतलब होता है कि प्रति सेकेंड चाल या वेग क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन देखिए जितना समय बढ़ रहा लेकिन चाल जितना है उतने है कि न है? चाल जितना है उतने है कि न है? है कि न है? तो ये ग्राफ किसको दिखा रहा है? और एक समान चाल का मतलब त्वरण क्या है? अब ये क्या है? वक्र। क्या है दोस्तों? तो वक्र है, तो ये एक समान तो होगा ही नहीं। ये असमान चाल या असमान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा। यहां पर देखिए अंत में समय के साथ चाल क्या हो रहा? घट रहा है जी। समय के देखिए चाल पहले यहां था, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, तो चाल समय के साथ क्या हो रहा? और लाइन सीधा है, तो मतलब किस रूप में घट रहा है? एक घटने का मतलब क्या है? क्या होगा उत्तर? डी होगा। और सब ग्राफ के बारे में लिख लीजिए कि ये ग्राफ एक समान त्वरण को दिखा रहा है, ये ग्राफ एक समान चाल को दिखा रहा है, ये असमान चाल या असमान त्वरण को दिखा रहा है। ये त्वरण नहीं, ये मंदन है क्योंकि घट रहा। एक एक प्रश्न को घर पर 2-3 बार समझ के पढ़ देना है, याद अपने आप हो जाएगा। और नहीं याद होगा तो परिणाम पते है सब। क्या? हाँ। रेलवे का फॉर्म भरे हैं ना? फ्री में आपका रेलवे निकल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरी नहीं है। जितना फिजिक्स करवा रहे हैं ना, इसके लिए फिर अलग से आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरी नहीं है। आप लोग कहिएगा न्यूमेरिकल पढ़ा दीजिए, तो वो भी न्यूमेरिकल भी बता देंगे। समय के साथ वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहेंगे? एक समय ग्राफ यही कहेंगे। बिल्कुल कोई लॉजिकल प्रश्न नहीं है। तो समय के साथ वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। ठीक है ना? अब वेग समय ग्राफ कई तरह के हो सकते। सबसे पहले मोशन का जितने भी ग्राफ हैं उसके एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या रहते हैं? समय रहते हैं। ये तय है। एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या रहेगा? समय रहेगा। बाकी जो क्वांटिटी है, बाकी जो राशि है वो वाई एक्सिस पर रहेगा। अगर इस तरह है ग्राफ तो ये दिखाता है एक समान वेग। एक समान वेग। अगर ग्राफ ये मान लीजिए वेग है और क्या है? समय। तो ये क्या दिखाता है? असमान वेग। क्या दिखाता है? असमान वेग। वेग समय ग्राफ की 4 स्थिति हो सकती है। 1, 2, तीसरा। क्योंकि कभी ग्राफ देखा कर अगर ऐसा हो तो ये क्या दिखाता है? त्वरण। क्या दिखाता है? त्वरण। और कैसा त्वरण? एक समान त्वरण। अगर ऐसा हो तो ये दिखा रहा है असमान त्वरण। क्लियर? अगर इस तरह लाइन हो तो वो क्या दिखा रहा है? अब आप समझ रहे कि एक समान वेग जितना है उतने बना हुआ है जी। वेग जितना है उतने बना हुआ, तो ये क्या दिखा रहा है? ये ऊपर नीचा हो रहा, मतलब ये बढ़ रहा है वो भी सीधा। तो वेग का बढ़ना और सीधा, तो वेग बढ़ रहा है लेकिन ऊपर नीचा होकर, मतलब एक समान त्वरण।
चारों ग्राफ को याद कर लेना है। पोलिट का क्लास होगा, बिल्कुल पोलिटी का क्लास नहीं होगा तब एग्जाम देने में मजा क्या आएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा पोलिटी पढ़ने में मजा आता ना। नया नया विद्यार्थी भी जो आएगा पोलिटी पढ़ेगा, लगेगा जीएस कुछ नहीं है। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य याद कर लिया, रोड पर बौख रहा है। अब परीक्षा देने जाते वहां पर वायुदाब पूछा हुआ है, प्रशांत महासागर की जलधाराएं पूछा हुआ है। तो पोलिटी होगा, पोलिटी आसान भी है। अगर 15 क्वेश्चन पूछता है तो 14 तो बनना ही बनना है, अगर ठीक से पोलिटी कर लिए हैं तो। क्लियर। अगला ग्राफ वेग। ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग में कोई वस्तु हो सकती है, तो ये ग्राफ क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता। परीक्षा में ये पूछ भी देता, ग्राफ दे देगा, बताएगा कि क्या दिखा रहा है, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। समझे? एक समान मंदा। अगर नीचे जा रहा है तो वेग क्या हो रहा है? सीधा है तो वेग एक समान रूप से घट रहा है, तो एक समान मंदन, एक समान मंदन। क्लियर। रोशन सर बोले थे कि आज 10 मिनट हमको लेट होगा आने में, तो इसीलिए 10 मिनट आगे हम क्लास को बढ़ाए, और शायद आप लोग का क्लास का टाइम भी बढ़ गया। क्लियर। याद हो गया। नहीं लिखे हैं? चलिए, नहीं लिखे हैं तो आप आपको नहीं लिखने का मन है तो हम क्या कर सकते। अब आपसे हम पूछे, कुछ सवाल पूछे, आए? अभी हम ग्राफ बता दिए ना। ग्राफ कई प्रकार के होते हैं, हम एक प्रकार के ग्राफ, और आपको पता नहीं कि एक्स पर हमेशा वेग क्या बता रहा, ये ग्राफ क्या बता रहा है? एक समान। क्यों? तो वेग क्या हो रहा है? वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण है, सीधा है तो एक समान त्वरण। ठीक है ना? तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि वस्तु के गति की स्थिति एक समान त्वरण वाली है। चलिएगा, हैं? ये बता रहा है असमान वेग, असमान वेग। कभी वेग घट रहा, त्वरित गति है, ये त्वरित गति है, ये असमान वेग को बता रहा है। क्लियर। ये ग्राफ क्या बता रहा है? एक समान वेग बता रहा है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? एक समान वेग। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या बता रहा है? मंदन कैसा? सीधा है तो, टेढ़ा है तो वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है जी।
तो ये हो जाएगा एक समान मंदा। क्लियर। ऐसे ही ग्राफ दे दे के पूछता है परीक्षा में, लेकिन रेलवे वाला ज्यादा पूछता है। ये कैसा ग्राफ है? असंभव, असंभव, असंभव। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो समय के प्रति दूरी का ग्राफ क्या होगा? देखिए, गति मोशन का जितने भी ग्राफ होते हैं एक्स अक्ष पर कौन रहता है? यहां पर रखना पड़ेगा क्या? दूरी। क्लियर। दूरी। अब मान लीजिए कि एक वस्तु है, आपको देखिए ग्राफ बनाने के लिए डाटा चाहिए, तो एक डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, समय और विस्थापन है ना, विस्थापन ओ सॉरी विरामावस्था में दूरी। अब मान लीजिए कोई वस्तु पहला सेकेंड, और आपको बताए थे निर्देश बिंदु के बारे में, याद है कि भूल गए? याद है ना। मान लीजिए कोई वस्तु पहला सेकेंड निर्देश बिंदु या रिफरेंस पॉइंट से कितना मीटर दूर था? 3 मीटर दूर था। दूसरा सेकेंड भी निर्देश बिंदु से कितना मीटर दूर था? तीसरा सेकेंड भी निर्देश बिंदु से कितना मीटर दूर था? और चौथा सेकेंड भी निर्देश बिंदु से कितना मीटर दूर था? तो आप क्या कहिएगा कि वस्तु चल ही नहीं रहा है, किसमें है? विराम। मान लीजिए कि एक वस्तु पहला सेकेंड किसी निर्देश बिंदु से 3 मीटर दूर था, अगला सेकेंड भी वो निर्देश बिंदु से 3 मीटर दूर है, अगला सेकेंड भी वो निर्देश बिंदु से 3 मीटर दूर है, अगला सेकेंड भी वो निर्देश बिंदु से। इसका मतलब वो गति कर ही नहीं रहा है, जहां है वहीं पर रुका हुआ है, मतलब विराम में है। और ऐसे वस्तु का गति समय ग्राफ कैसे बनता है जानते हैं? इस तरह। तो अगर कोई वस्तु विरामा है तो समय के प्रति दूरी का ग्राफ जो होगा, दूरी का ग्राफ जो होगा क्या होगा? क्षैतिज। इस रेखा को क्षैतिज रेखा ही कहते। जब समय शून्य था तो वस्तु जहां था, समय ग्राफ में यह बिंदु क्या कहलाता है? ग्राफ में यह बिंदु क्या कहलाता है? जीरो। तो जीरो, जब समय शून्य था तो वस्तु यहां पर था, और समय बढ़ते गया तो वस्तु जहां पर है वहीं पर है। तो वस्तु किस अवस्था में है? तो विरामावस्था का दूरी समय ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्लियर। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, यहीं पर द एंड मारते हैं।